नमस्कार साथियों, एग्जाम 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हमारा ईबीएस का मैराथन पार्ट 2 है दोस्तों। जो भाई बहन नहीं देखे होंगे, हिमांशी मैम का है दोस्तों, वो ज़रूर एक नज़र देखिएगा। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें डिस्कस किया गया है दोस्तों, जो एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावना है दोस्तों। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे दोस्तों तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एनीमिया खून की कमी से होने वाली बीमारी। कैसी बीमारी है? एनीमिया खून की कमी से होने वाली बीमारी एनीमिया है दोस्तों। लार्वे पतले पतले छोटे भूरे रंग के कीड़े से होते हैं। लार्वा जो पतले पतले छोटे भूरे रंग के कीड़े होते हैं। मच्छर पानी में अंडे देता है दोस्तों। रोनाल्डो रॉस ने दिसंबर 1902 में चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। 1905 में मरते हुए कह रहे थे कि कुछ ढूंढ लूंगा, नया ढूंढ लूंगा। ग्रुप लीडर के गुण। पर्वतारोहण के संदर्भ में दोस्तों, बाकी लोग सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप को आगे बढ़ने पर ही आगे बढ़ना, जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना और रुकने के लिए जगह ढूंढना, साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना, सबके खाने पीने का इंतजाम रखना और ग्रुप किसी भी सदस्य से गलती हो जाने पर हंसते हुए सजा भुगतने को तैयार रहना दोस्तों। मिजोरम में मिजो भाषा बोली जाती है। अब विटामिन सी और आयरन की गोलियों के साथ गरम गरम चॉकलेट वाला दूध ठंड से बचाव और ज़्यादा शक्ति के लिए होता है। पर्वतारोहण के इस्तेमाल से की जाने वाली चीज़ें जैसे स्लिट, पीट ऑन, हंटर शूज, स्लीपिंग बैग, पानी की बोतल, रस्सी, हुक और प्लास्टिक सीट, डायरी और टॉर्च, तौलिया और साबुन, विंड चीटर जैकेट, सीटी, ग्लूकोज, गुड़, चना और कुछ खाने पीने का सामान इत्यादि दोस्तों। टेकला गांव 1600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित। कहाँ कितना ऊंचाई पर है दोस्तों? टेकला गांव 1600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पर्वत चढ़ते समय हमारे शरीर का कोण 90 डिग्री होना चाहिए और पीठ सीधी होनी चाहिए। विक्षेपणी पाल 23 मई 1984 को दिन में 1:07 यानी 8900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल के नाम सागर माथा पर कदम रखा। साथ ही विक्षेपणी पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गई जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा। गोलकुंडा दक्षिण भारत में हैदराबाद नगर पश्चिम में स्थित है। गोलकुंडा कहाँ स्थित है दोस्तों? दक्षिण भारत में हैदराबाद नगर पश्चिम में स्थित है। इस किले की बाहरी दीवार 87 बुर्ज हैं, मोटी दीवारें, लंबा चौड़ा गेट, सुरक्षा के कितने कड़े इंतजाम हैं। सन 1200 में किला मिट्टी का बना था और यह दूसरे राजाओं का राज था। यहाँ पर दूसरे राजाओं का राज था दोस्तों। सन 1518 में 1687 तक यहाँ कुतुबशाही सुल्तानों ने एक के बाद एक राज किया। कांसे की चीज हजारों साल पहले से आदिवासी बनाते आए हैं। कांसे की चीजें हजारों साल पहले से आदिवासी बनाते आए हैं। मल्लापुरम जिला केरल में राज्य में स्थित है। आसमान, तारे और चांद और सूरज ये सब अंतरिक्ष में है दोस्तों। सुनीता विलियम्स पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर स्पेसशिप में गई थी। सुनीता बताती है अंतरिक्ष की कुछ मजेदार बातें। हम यह जगह टिक कर तो बैठ नहीं सकते, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तैरते हुए पहुंचते। पानी भी एक जगह टिका नहीं रहता, वह बुलबुले की तरह इधर उधर उड़ता फिरता। पता है, हाथ मुंह धोने के लिए हम तैरते बुलबुले को पकड़कर कपड़ा गीला करते और हाथ मुंह साफ करते। वहाँ खाना भी अजीब तरीके से खाना पड़ता। सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता जब हम सभी उड़ते हुए खाने वाले कमरे में जाते और उड़ते हुए खाने के पैकेटों को
पकड़ते। अंतरिक्ष में मुझे कंघी करने की जरूरत नहीं पड़ती, बाल हमेशा खड़े रहते। चल ना पाना, हर समय तैरते रहना, हर काम अलग तरीके से करना, यह सब करके आदत डालना आसान नहीं था। एक जगह टिककर काम करना हो तो अपने आप को बेल्ट से बांधो, कागज को भी ऐसे नहीं छोड़ सकते, उसे भी दीवार के साथ बांध कर रखो। अंतरिक्ष में रहना बहुत ही मजेदार था, लेकिन मुश्किल भी। तारे टिमटिमाते हैं। तारे क्या करते हैं दोस्तों? टिमटिमाते हैं। टूटता तारा उल्कापिंड वह होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाते हैं। सन 1969 में नीलम आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाली सबसे पहली 1969 में नीलम आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाली सबसे पहले व्यक्ति थे। सुनीता अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला थी। सुनीता विलियम्स पृथ्वी को देखकर कहा, यहाँ से अलग अलग देश नहीं दिखते, ये लाइनें तो कागज पर ही होते हैं। मुंबई भारत का भीड़ वाला शहर है। मुंबई से दिल्ली पहुंचने के लिए महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान जैसे कई राज्यों को पार करना पड़ता है। मुंबई से दिल्ली की दूरी 1400 किलोमीटर है। पहाड़ों के कारण जम्मू कश्मीर की सड़कें कठिन है। लेह लद्दाख तक पहुंचने के लिए जम्मू और कश्मीर को पार करना पड़ता। पहाड़ी इलाकों में लोग नायलॉन के टेंट का इस्तेमाल करते हैं। लद्दाख में ठंडा रेगिस्तान, लद्दाख को क्या कहा जाता है? ठंडा रेगिस्तान दोस्तों। लद्दाख में आपको लकड़ी के घर, ढलान वाली छतें, बर्फ से ढके हुए घर दिखाई देंगे। मनाली हिमाचल प्रदेश में, कहाँ है? हिमाचल प्रदेश दोस्तों। लद्दाख ऊंचा, सूखा और सपाट है। लद्दाख ऊंचा, सूखा और सपाट है, जिसे ठंडा मरुस्थल कहा जाता है। लद्दाख में बहुत कम वर्षा होती है। लद्दाख में ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़, ठंडी सपाट जमीन है। सूखेपन की वजह से कोई पौधे और पेड़ नहीं उगते। लद्दाख में ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ और सूखे सपाट जमीन है। सूखेपन की वजह से कोई पौधे और पेड़ नहीं उगते। लद्दाख में जुले का अर्थ होता है वेलकम, यानी स्वागत। लद्दाख में बने घरों की खासियत, ये 2 मंजिले वाली इमारत होती थी। घर पत्थरों से बने होते थे जो एक के ऊपर एक रखे होते थे। दीवारों की मिट्टी और चूने की मोटी परत चढ़ाई जाती थी। दीवारों पर मिट्टी और चूने की मोटी परत चढ़ाई गई है। घर के अंदर से एक शेड की तरह लगा रहता जिसमें बहुत सारी घास जमा थी। हमने लकड़ी की सीढ़ियां उठाई और पहली मंजिल पर पहुंचे। भूतल जानवरों के लिए आवश्यक चीजों को भंडारण के लिए, मतलब भूतल निचली जो मकान है दोस्तों, वो जानवरों के लिए भंडारण के लिए है। कभी कभी बहुत अधिक ठंड होने पर लोग नीचे भूतल पर भी चले जाते हैं। यह भूतल पर खिड़कियां नहीं होती है। छतों को मजबूत बनाने के लिए घने पेड़ के तने का उपयोग किया जाता है। लद्दाख में लाल मिर्च, नारंगी, कद्दू और सुनहरी पीली मक्का पाई जाती है। गर्मी के मौसम में कई फलों और सब्जियों को सुखाते हैं। जब ताजे फल और सब्जियां नहीं मिलती है तो उन्हें सर्दियों के लिए स्टोर करते हैं। मोटी दीवारें, लकड़ी का फर्श, लकड़ी की छत लद्दाख के लोगों को ठंड से बचाती है। लद्दाख में संकरी पथरीली पहाड़ी सड़कें हैं। कई जगहों पर सड़कें ही नहीं है। चांगथांग लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर है। वहाँ चट्टानी मौसम है। पर्वतीय इलाकों में ऊंचे स्थान पर लोगों को सांस लेने में कठिनाई, सिर दर्द और कमजोरी महसूस होती है ऑक्सीजन की कमी के कारण दोस्तों। पर्वतीय क्षेत्र में कोई पेट्रोल पंप नहीं है और ना ही कोई मैकेनिक दोस्तों। चांगपा पहाड़ों पर रहने वाली जनजाति है।
चांगपा जनजाति के केवल लगभग 5,000 लोग हैं। चांगपा हमेशा अपने बकरियों और भेड़ों के साथ घूमते हैं। उन्हें भेड़ों से वह सब मिलता है जिसकी उन्हें आवश्यकता होती है, जैसे दूध, मांस, टेंट के लिए खाल और कोट और स्वेटर के लिए ऊन। यदि किसी परिवार में अधिक जानवर हैं तो वह समृद्ध और महत्वपूर्ण माना जाता है। इन विशेष बकरियों से उन्हें प्रसिद्ध पश्मीना ऊन बनाने के लिए ऊन प्राप्त होता है। चांगपा अपने बकरियों को ऊंचे और ठंडे स्थानों पर चराते हैं ताकि बकरियों के बाल अधिक और मुलायम हो। ये बहुत ही कठिन परिस्थितियों में इन पहाड़ों पर ऊंचे स्थान पर रहते हैं। यह उनका जीवन, उनकी आजीविका चलता है। यह उनका जीवन और उनकी आजीविका है। चांगपा अपना सब कुछ अपने घोड़े याक पर ले जाते हैं। सब कुछ पैक करने और आगे बढ़ने में उन्हें केवल 2.5 घंटे लगते हैं। चांगपा अपने तंबू को रेबो कहते हैं। तंबू को क्या कहते हैं? तंबू को दोस्तों रेबो कहते हैं। याक के बालों की पट्टियाँ, याक के बालों को पट्टियाँ बनाने के लिए बुना जाता है, जिन्हें आपस में सिला जाता है। ये मजबूत और गर्म होते हैं। यह हवा की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। चांगपा भाषा में जांगथांग का अर्थ होता है ऐसी जगह जहां बहुत कम लोग रहते हो। रेबो के पास भेड़ बकरियां रहने की जगह होती है। चांगपास इसे लेखा कहते हैं। लेखा की दीवारें पत्थरों की बनी होती है। श्रीनगर में आपको कुछ घर पहाड़ों पर दिखाई देंगे तो कुछ पानी पर। कश्मीरी लोग अपने घरों में रोटियां नहीं पकाते, वे बेकरियों से खरीदते हैं। बेकरी जो नहीं बेचता है दोस्तों, बेकरी से खरीदते हैं। जम्मू कश्मीर में विभिन्न प्रकार के आश्रय, कुछ ऊंचे पहाड़ों पर, कुछ पानी पर और कुछ लकड़ी और पत्थर से सुंदर डिजाइन के साथ, और कुछ मोबाइल आश्रय जिन्हें पैक करके दूसरी जगह भी ले जाया जा सकता है। प्रत्येक परिवार अपने जानवरों पर एक विशेष चिन्ह लगाता है। महिलाएं और युवा लड़कियां जानवरों को गिनती है और लेखा से बाहर निकलती है। कारगिल लद्दाख से श्रीनगर के रास्ते आता है। शिक्षक संकेत, चांगपा की भाषा में चांगथांग का मतलब है ऐसी जगह जहां बहुत कम लोग रहते हैं। बच्चों की विभिन्न भाषाओं में भी ऐसे शब्द हैं। क्या इस पर चर्चा हो सकती है? ऊंचाई पर जाने से हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है। ऑक्सीजन क्या है इस समझ की अपेक्षा नहीं की जा रही है। बच्चों को बस कुछ अंदाजा हो कि ऊंचाई पर सांस लेना मुश्किल होता है। पहाड़ों पर चढ़ने वाले कई बार ऑक्सीजन सिलेंडर भी ले जाते हैं। बच्चे फिर उन इलाकों में रहने वाले लोगों के प्रति संवेदनशील होंगे। उनकी यह समझ भी बनेगी कि रोजी रोटी के लिए लोगों को किस तरह से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दुनिया में मशहूर पश्मीना ऊन दोस्तों, माना जाता है कि एक पश्मीना शॉल 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। इतनी गर्म पर मोटी बिल्कुल नहीं। यह पश्मीना बनता है पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से जो लगभग 5,000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती है। यहाँ सर्दियों में तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी बहुत कम यानी -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत ही बारीक और नरम बाल उग जाते हैं जो गर्मियों में झड़ जाते हैं। ये बाल बहुत ही पतले होते हैं, इतने पतले कि बकरी के 6 बाल मिलकर तुम्हारे सिर के एक बाल की मोटाई के बराबर होंगे। इसीलिए पश्मीना शॉल को मशीनों द्वारा नहीं बुना जा सकता। इनकी बुनाई हाथों से करने के लिए खास बुनकर होते हैं। अगर एक बुनकर 250 घंटे बुनाई करे
तब जाकर एक साधारण पश्मीना शॉल तैयार होती है। इतनी मेहनत सोचो अगर डिजाइन वाली शॉल बुननी हो तो कितने दिन लगेंगे। चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। श्रीनगर के घर की नज़र देखिए दोस्तों। श्रीनगर में बाहर से आए हुए टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं। हाउस बोट 80 फुट तक लंबे होते हैं और बीच से इनकी चौड़ाई 8 यानी 9 फुट तक होती है। फिर देखिए दोस्तों, बोट की तरह बने लकड़ी के डोंगे पानी पर तैरते हैं। बोट की तरह बने लकड़ी के डोंगे पानी पर तैरते रहते हैं। श्रीनगर में डल लेक, झेलम नदी में इन डोंगों में कई परिवार रहते हैं। मकान की तरह इस डोंगे में भी अलग अलग कमरे होते हैं। हाउस बोट और कई बड़े घरों की अंदर की छत पर लकड़ी के सुंदर नक्काशी होते हैं। इनमें एक खास डिजाइन खत्म बंद है जो जिगसा पजल जैसा दिखता है। पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बनाए गए घर कश्मीर के गांव में दिखते हैं। पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है और लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है। इस घरों की छत ढलमा होती है। यहाँ के पुराने घरों की खासियत ये है, जालीदार खिड़कियाँ ये बाहर की ओर उभरी होती है। इन्हें डब कहते हैं। इनमें बैठकर बाहर का नज़ारा बढ़िया दिखता है। यहाँ के पुराने घरों की खासियत पत्थर, ईंट और लकड़ी के मिलाकर बना है। घरों के दरवाजे लकड़ियों पर डिजाइन मेहराब बने हैं। 26 जनवरी 2001 को गुजरात के कच्छ क्षेत्र में भूकंप आया। भूकंप आने पर हमें ये काम करने चाहिए। घर से निकलकर किसी खुले मैदान में जाएं। अगर आप घर से बाहर नहीं जा सकते तो किसी मजबूत चीज़ें जैसे टेबल के नीचे लेट जाएं और कसकर पकड़ लें ताकि वह फिसले नहीं। कभी बंद होने तक प्रतीक्षा करें। अहमदाबाद जनवरी 26, 2001 दोस्तों। आज सुबह गुजरात में आए भूकंप में कम से कम 1000 लोगों की मरने की आशंका। कई हजार लोग घायल हो गए। बचाव एवं राहत कार्य में लोगों की मदद के लिए सेना के जवानों को बुलाया गया। अहमदाबाद शहर में कम से कम 150 इमारतें ढह गई। इसमें लगभग 1 दर्जन बहुमंजिला इमारतें थीं। आज शाम तक इनके नीचे कम से कम 250 शव निकले जा चुके हैं। कहा जा रहा है कि अभी भी कई हजार लोगों ढह गई इमारतों के मलबे के नीचे दबे हुए हैं। बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। शहर की शायद ही कोई इमारत होगी जिसमें दरार ना पड़ी हो। भुज की हालात इससे भी ज़्यादा खराब है। चारों ओर डरे हुए लोग भगदड़ मचाए हुए हैं। जवानों ने स्थानीय लोगों के सहयोग से काम किया और राहत कार्य के लिए देश और विदेश से हर तरह की सहायता आश्वासन मिल रहे हैं। हॉट, ब्लो और कोल्ड, यह कहानी भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखी है। हॉट, ब्लो और कोल्ड, यह कहानी भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखी थी। हमारे मुंह से निकलने वाली हवा बाहर के तापमान की तुलना में ठंडी या गर्म हो सकती है। हमारे मुंह से निकलने वाली हवा बाहर के तापमान की तुलना में ठंडी या गर्म हो सकती है। स्टेथोस्कोप का उपयोग हमारे दिल के धड़कनों के सुनने के लिए किया जाता है। ठंडी हवा भारी होने के कारण नीचे आती है और गर्म हवा ऊपर की तरफ जाती है। सांस बाहर के तापमान के अनुसार ठंडी और गर्म हो जाती है। सांस बाहर के तापमान के अनुसार ठंडी या
गर्म हो जाती है। शिक्षक संकेत, सांस गर्म होती है और शीशा ठंडा, इसलिए सांस के साथ आई भाप से ठंडे शीशे पर पानी की बूंदें जैसी बन जाती है। यही नमी शीशे को धुंधला करती है। स्कूल के सफाई विभाग के साथ बातचीत के दौरान बच्चों को सामने देखने के लिए संवेदनशील बनाना, ताकि बच्चे कुछ तरीके, मशीनें या अन्य चीजें के बारे में सोच सके, ताकि लोगों को वह काम ना करना पड़े जो वे करना पसंद नहीं करते। गांधी जी मित्र महादेव भाई के पुत्र नारायण गांधी जी के साथ रहते थे। जब वे जवान थे, शिक्षक संवेदनशीलता विकसित करने के लिए कक्षा में अस्पृश्यता से संबंधित मुद्दे पर समाचारों का उपयोग कर सकते हैं। भीमराव अंबेडकर महाराष्ट्र के गोरो गांव के रहने वाले थे दोस्तों। कहाँ के थे? गोरो गांव के रहने वाले। बाबा साहेब अंबेडकर के नेतृत्व में भारतीय संविधान तैयार किया गया। स्टालिन के की डॉक्यूमेंट्री फिल्में इंडिया अनटच्ड से साक्षात रूपांतरित है। नारायण यानी बावला जब 11 साल के थे, तब गुजरात के साबरमती आश्रम में उन्हें अलग अलग काम करने पड़ते थे। उनमें से एक था आने वाली मेहमानों को टॉयलेट की सफाई का काम करना पड़ता था। टॉयलेट की सफाई का काम सिखाना। तब के टॉयलेट के नीचे टोकरियां रखी होती थी जिसमें संडास की गंदगी गिरती थी, और फिर उस जगह को साफ भी करना पड़ता था। इन टोकरियों को हाथों से उठाकर ले जाना होता था। आमतौर पर इस काम को एक ही समाज के लोग को ही करना पड़ता था, पर गांधी आश्रम में खाद बनाने वाली आश्रम में खाद बनाने वाली गड्ढे तक टोकरियों ले जाने का यह काम सभी को करना पड़ता था, फिर वह कोई भी क्यों ना हो। नारायण को याद है कि कई लोग इस काम को टालने की कोशिश करते थे। कुछ तो इस काम से डरकर आश्रम छोड़कर भाग जाते। एक बार गांधी जी महाराष्ट्र के वर्धा शहर के पास एक गांव में रहने गए। यह गांव था वर्धा शहर के पास, लेकिन फिर भी शहर की सुविधाओं से परे था। गांव में गांधी जी महादेव देसाई और उनके साथी संडास की सफाई का काम करने लगे। कई महीने बीत गए। एक दिन सुबह के समय गांव के बाहर की गंदी संडास की तरफ से एक आदमी लौटकर लोटा लेकर आ रहा था। जब उसने महादेव भाई को देखा तो बोला, उस तरफ ज्यादा गंदगी है, वहां सफाई करो। यह देख बावला को बहुत हैरानी हुई और गुस्सा भी आया। उसने सोचा, गांव वाले तो यह समझ रहे हैं कि काम उनका नहीं बल्कि गांधी जी और उनके साथियों का ही है। यह बात ठीक नहीं। उसने गांधी जी को यह पूछा तो बोले, छुआछूत का भेदभाव छोटी सी बात नहीं, उसे मिटाने के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत है। नारायण यह जानता था कि ऐसे काम करने वाले लोग को अछूत माना जाता है, पर वह यह नहीं समझ पा रहा था कि उनके बदले अगर हम खुद यह काम करें तो हालात कैसे बदलेंगे। उसने पूछा, अगर गांव वाले नहीं सुधरे तो क्या फायदा, उन्हें तो आदत हो गई है, उनका गंदा काम कोई और ही करे। गांधी जी बोले, इससे सफाई करने वाले को फायदा नहीं होता? क्या उन्हें सीख नहीं मिलती? कोई काम सीखना एक कला सीखने जैसा है, सफाई का काम भी। छोटा नारायण फिर भी नहीं माना। वह फिर से बोल पड़ा, पर सीख तो उनको भी मिलनी चाहिए।
तो जो गंदगी करते हैं और खुद साफ नहीं करते। गांधी जी और नारायण की बहस तो चलती रही, फिर भी आगे चलकर नारायण भाई गांधी जी के दिखाए रास्ते पर चलना कभी नहीं छोड़ा। नारायण भाई देसाई सतचरण रज सेविता सहज नामक किताब से अफसाना खुद एक बुलंद मजबूत दीवार है। मुंबई में नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन की अफसाना खुद एक बुलंद मजबूत दीवार है। मुंबई की नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन की विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन रेलवे स्टेशन मुंबई में है। सोलापुर मुंबई में है। शिक्षक को बच्चे में यह समझ विकसित करने का प्रयास करना चाहिए कि खिलाड़ियों को उनकी जाति या आर्थिक स्थिति के बजाय उनकी खेलने की क्षमता से आंका जाता है। बच्चू खान खेल का मैदान मुंबई में एक कोच मुस्तफा खान के नाम पर। फाद ली दीवार अध्याय समाज द्वारा बनाई गई लैंगिक दीवार को फांदने के बारे में। एक बीज किसान की कहानी कहता है। वन गांव कहाँ स्थित है दोस्तों? गुजरात में। पुराने समय में अच्छे बीजों को मिट्टी की लिपटी सूखी लौकी में रखा जाता था। पुराने समय में अच्छे बीजों को मिट्टी में लपटी सूखी लौकी में रखा जाता था। नीम की पत्तियां बीजों को कीड़ों से बचाती थी। उड़ियां एक प्रकार की सब्जी है जिसे अंगारों के बीच बर्तन से उल्टा रखकर बनाया जाता था। उड़िया का अर्थ गुजराती में उल्टा है दोस्तों। उड़िया का क्या अर्थ है? गुजराती में उल्टा। उड़िया जो बाजरे की रोटी और घर में बने मक्खन, दही और छाछ के साथ खाई जाती है। एक ही फसल को बार बार उगाने और इतने सारे रसायनों के प्रयोग से भूमि अनुपजाऊ हो जाती है। मिट्टी के सूख जाने पर क्रोटन के पौधे संकेत देते हैं। क्रोटन की जड़ें जमीन में गहराई तक नहीं जाती, अतः जब मिट्टी की ऊपरी परत सूख जाती तो क्रोटन की पत्तियां झुक जाती और मुरझा जाती हैं। केंचुए सुरंग बनाने के लिए मिट्टी को नीचे खोदकर नरम करते हैं। कुंदुक कुलुक बोला जाता है दोस्तों। कुंदुक लिखा है। झारखंड में आदिवासी लोग की एक समुदाय है। जंगल गायब हो रहे हैं। उनकी जगह पर खदानें खोदी जा रही है, बांध बनाए जा रहे हैं। कुड़ुक भाषा में तोरंग का अर्थ जंगल होता है। कुड़ुक भाषा में तोरंग का अर्थ जंगल है। वन अधिकार अधिनियम 2007 में बनाया गया था। जिस भूमि पर हम 1-3 बीज उगाते हैं उसे 1-3 भूमि कहते हैं। यह एक सच्ची कहानी है। सूर्यमणि एक चमकता सितारा गर्ल स्टार है। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी जिंदगी बदल दी। शिक्षक संकेत कक्षा में जंगल के बारे में चर्चा करते समय उसने अपने अनुभव पूछे। केवल सैकड़ों पेड़ लगाने से जंगल नहीं बनते। जंगलों के बारे में समझ बनाने के लिए यह भी बातचीत हो कि जंगल में उगने वाले पेड़ पौधे और वहाँ के जानवरों को कैसे ताना बाना है। उनके भोजन, आवास और सुरक्षा के लिए उनकी एक दूसरे पर कैसे निर्भरता होती है। जंगल अधिकार कानून 2007। यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका एक हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रहे हो
उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाले चीज़ों पर हक है। उन्हें जंगल से हटाया ना जाए। जंगल बचाने का भी उन्हीं का जंगल बचाने का काम भी उनकी ग्राम सभा करे। झूम की खेती, झूम फार्मिंग। एक फसल काटने के बाद जमीन को कुछ वर्षों के लिए वैसे ही छोड़ दिया जाता है, वहाँ कुछ भी नहीं उगाया जाता है। उस भूमि पर उगने वाले बांस खरपतवार को नहीं निकाला जाता और उन्हें काटकर जला दिया जाता है। राख भूमि को उपजाऊ बनाती है। वह जमीन खेती के लिए तैयार हो जाती है और उसे हल्का खोदा जाता है, जोता नहीं जाता। खरपतवार व अन्य अवांछनीय पौधे को भी उखाड़ा नहीं जाता, बस काट दिया जाता है ताकि वे मिट्टी में मिल जाए। यह मिट्टी को उपजाऊ बनाने में भी मदद करता है। यह मिजोरम में किया जाता है। मिजोरम की मुख्य फसल क्या है दोस्तों? चावल है। जब फसल पक जाती है तो लोग जश्न मनाते हैं और बांस पकड़कर चेराव नृत्य करते हैं। हम अपने माता पिता से जन्म के समय कुछ गुण प्राप्त करते हैं और कुछ चीज़ें या कौशल हम अपने पर्यावरण से सीखते हैं। पोलियो वायरस के कारण होता है, यह विरासत में नहीं मिलता। पोलियो वायरस के कारण यह विरासत में नहीं मिलता। इन बीमारियों के बारे में जानकारी फैलाने के लिए डॉक्टर को आमंत्रित किया जा सकता है। ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 1822 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। ऑस्ट्रिया के एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। 7 साल तक उन्होंने ग्रेगर मेंडल मटर के बगीचे में 28,000 पौधे का प्रयोग किया। मटर के पौधे में कुछ गुण होते हैं जो जोड़े में आते हैं, जैसे बीज तो खुरदरे या चिकने होते हैं। दशहरा वर्षा ऋतु से पहले आता है। गन्ने की खेती के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है। पूरन पोली गुड़ और चने की मीठी रोटियां, इसे मसालेदार कड़ी डिश के साथ खाया जाता है। पूरन पोली गुड़ और चने की मीठी रोटियां, इसे मसालेदार कड़ी डिश के साथ खाया जाता है। कारवा एक बांस या गाड़ी है। कारवा एक बस या गाड़ी है जिसमें सभी सुविधाओं के साथ रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। चूहों की दृष्टि कमजोर होती है, लेकिन सूंघने और स्पर्श करने और स्वाद चखने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। नागपुर में दालचीनी मिलते हैं। नृत्य में भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हाथों और चेहरों का उपयोग किया जाता है। मुद्रा और भाव करते हैं। उल्लू काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे की ओर घुमा सकता है। मैना अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करता है। एक पक्षी के पंख उसे उड़ने में मदद करता है। एक पंछी के पंख उसे उड़ने में मदद करते हैं और खुद को गर्म भी रखते हैं। समय समय पर पक्षी अपने पुराने पंख खो देते हैं और उनके स्थान पर नए उग जाते हैं। ब्रेल के बारे में चलिए पढ़ते हैं। ब्रेल को एक नुकीले औजार से उभरे हुए बिंदुओं यानी डॉट्स को पंक्ति बनाकर मोटे कागज पर लिखा जाता है। उभरे हुए बिंदुओं पर उंगलियां चलाकर ब्रेल लिपि को पढ़ा जाता है। लुईस ब्रेल फ्रांस के थे। जब वह 3 साल का था तब अपने पिता के औजारों से खेल रहे थे। अचानक एक नुकीले औजार उनकी आंखों की चोट पहुंचाई और उन्हें दिखना बंद हो गया था। पढ़ाई में उनकी गहरी रुचि थी। वह पढ़ने लिखने के लिए विभिन्न तरीके के बारे में सोचते रहे। अंत में उन्हें एक रास्ता मिला, छूकर और महसूस करके पढ़ना। पढ़ने के इस तरीके के बाद ब्रेल लिपि रूप में जाना जाने लगा। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित है। ब्रेल को अब कंप्यूटर का उपयोग करके भी लिखा जा सकता है।
यदि आप बच्चों को वास्तविक ब्रेल लिपि दिखाएंगे तो वे इसे बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। ईवीएस के बारे में एनसीएफ 2005 क्या कहता है, चलिए इस पर चर्चा करते हैं। ईवीएस की थीम 6 मुख्य थीम है। परिवार और दोस्त, फैमिली फ्रेंड्स, फूड भोजन, वाटर यानी पानी, आश्रय शेल्टर, यात्रा करना ट्रेवल्स, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, थिंकिंग वी मेक एंड डू। ईवीएस की उप थीम क्या है दोस्तों? परिवार और दोस्त है, फिर संबंध है, काम और खेलों हैं, और जानवर हैं, और पौधे हैं। चलिए भोजन के बारे में देखते हैं दोस्तों। चखना हो गया, पाचन हो गया, पाक कला हो गया, परीक्षण तकनीक हो गया, किसान और भूख हो गया दोस्तों, पानी हो गया, आश्रय, यात्रा करना, चीज जो हम बनाते हैं और करते हैं, दिए गए पाठ्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी, पुस्तक और भूमिका। एनसीईआरटी द्वारा प्रत्येक विषय की गहरी और अंतर संबंधित समझ विकसित करने का प्रयास किया गया। प्रत्येक विषय वस्तु बच्चों के लिए उपयुक्त भाषा में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ शुरू होती है। चलिए दोस्तों, लिंग, वर्ग और संस्कृति, धर्म, भाषा और भौगोलिक स्थिति आदि के अंतर को समाप्त करने की जरूरत। पाठ्यक्रम का मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए और बच्चे का मूल्यांकन तब किया जाना चाहिए जब वह देखता है, पूछता है और खींचता है और समूहों में चर्चा करता है, मतलब ग्रुप्स में चर्चा करता है दोस्तों, जैसे 5 को 6 को बैठ के जो करते हैं। एनसीएफ 2005 अनुशंसा करता है कि स्कूल में बच्चों के जीवन को उनके साथ जोड़ा जाना चाहिए। स्कूल के बाहर जीवन, यह स्कूल, घर और समुदाय के बीच की खाई गैप को कम करेगा। यह किताबी या रटन सीखने को हतोत्साहित करेगा। इस आधार पर विकसित पाठ्य पुस्तक रट्टा सीखने को हतोत्साहित करने के विचार को लागू करने का प्रयास करती है। यदि हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनपीई 1986 में उल्लेखित बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली को प्राप्त करने में मदद करेगा। एकीकृत शिक्षा, बच्चा अपने आसपास के वातावरण को समग्र रूप से देखता है और किसी भी विषय को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से विभाजित नहीं करता। इसलिए कक्षा 3 और 5 में ईवीएस विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं को मुद्दे में एकीकृत करता है। यह विषय कक्षा 1 और 2 में नहीं है, लेकिन इससे संबंधित मुद्दे और अवधारणाएं भाषा और गणित का हिस्सा है। ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में परिभाषाओं और मात्रा की जानकारी के लिए कोई स्थान नहीं है। यहाँ तक कि पुस्तकों में प्रयुक्त भाषा औपचारिक नहीं है, बल्कि बच्चों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। पाठ्य पुस्तक ज्ञान का एकमात्र स्रोत नहीं है, बल्कि लोगों और उनके पर्यावरण, समाचार पत्रों आदि जैसे स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने के लिए बच्चों का समर्थन करना। कम बोझ, लर्निंग विदाउट बोर्डन। वास्तव में शिक्षण के लिए दिन समर्पित करने के लिए दैनिक समय सारणी, लचीलापन आवश्यक है। शिक्षण मूल्यांकन के तरीके भी वर्तमान पाठ्यपुस्तक की प्रभावशीलता को निर्धारित करेंगे। स्कूल में अनेक अनुभव को अच्छा बनाने के लिए उच्च प्राथमिकता और स्थान दिए जाना चाहिए। चिंतन, विस्मय, छोटे समूहों में चर्चा और अनुभव की आवश्यकता वाली गतिविधियों के अवसर दिए जाना चाहिए। ईवीएस की पाठ्य पुस्तक बाल केंद्रित होता है ताकि बच्चे को तलाशने के लिए काफ़ी जगह मिले, उन्हें रटने के लिए मजबूर ना किया जाए। स्कूल उत्तराधिकारियों की भूमिका। स्कूल के प्रधानाचार्य और शिक्षक बच्चे को अपने स्वयं के सीखने पर विचार करने और कल्पनाशील गतिविधियों और प्रश्नों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास करेंगे।
बच्चे को अपने वयस्कों द्वारा उन्हें दी गई जानकारी से जुड़कर ज्ञान उत्पन्न करना चाहिए। रचनात्मक और पहल को विकसित करना संभव है अगर हम उन्हें सीखने में प्रतिभागियों के रूप में देखते हैं, ना कि ज्ञान के एक निश्चित निकाय के रिसीवर के रूप में। पुस्तक को परीक्षा का एकमात्र आधार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि यही कारण है कि सीखने के अन्य संसाधनों और साइटों की उपेक्षा की जाती है। धन्यवाद दोस्तों, आपका वीडियो यहीं समाप्त होता है। जो भाई बहन, इसका 2 एपिसोड है, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोस्तों ईवीएस का। ये अपलोड हो गया, ये कल अपलोड होगा दोस्तों। आप ये एपिसोड देखना नहीं भूलिए। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए।